नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से अपना जो ऐतिहासिक संबोधन किया, उसने जहां एक ओर 5 प्रण की बात की, वहीं दूसरी ओर 2047 के विजन को भी सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। 100 साल बाद हमारा देश कैसा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, हमारे उद्योग धंधे कैसे होंगे, हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होगी, और कहा कि इस पर अभी से सोचिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और विजन का खाका तैयार कीजिए। प्रधानमंत्री के इस आह्वान से अनुप्राणित हुआ कानपुर नगर, और कानपुर नगर ने अपने ऊर्जावान मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करके समयबद्ध कार्यक्रम शुरू कर दिया। कहा तो ये जा रहा है 30 दिसंबर तक 2047 का विजन तैयार हो जाएगा। काफी काम हो रहा है, चर्चा हो रही है, गोष्ठी हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, कैसा होना चाहिए कानपुर नगर। हाँ, एक बात और लोग कहते हैं 2047 की बात कर रहे हैं, अभी हमारा नगर कितना समस्याओं से ग्रस्त है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर समस्याएं हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई रोशनी भी है। स्मार्ट सिटी की रोशनी है, और ये स्मार्ट सिटी की रोशनी जहां तहां खद्योत के समान चमकती नजर आती है। ऐसा ही कुछ आगे देखने को मिल रहा है, और कानपुर की जो युवा शक्ति है उसमें भी काफी ऊर्जा है। वो भी सोचते हैं। एक आध गोष्ठियों में मुझे भी जाने का अवसर मिला, और जिस तरीके से बातें प्रस्तुत की गई तो लगा कि हां, कानपुर में जान है, कानपुर में हनक है, कानपुर में ठनक है, कानपुर में जीदारी है, और कानपुर कभी भी सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, एक समय था जब देश के 5 महानगरों में कानपुर का नाम आता था, आज नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमको कानपुर की जो पुरानी पहचान है उसे लौटाना है। इस दिशा में भी काम चल रहा है, और जो मिशन कानपुर है 2047, वो तो अपने में चमत्कृत करने वाला है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कैसा चाहते हैं लोग कानपुर, उनका क्या सपना है, कौन सी चीज की इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ है विजन कानपुर के 2047 के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सिद्धांशु राय। डॉक्टर सिद्धांशु राय स्मार्ट सिटी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और एक खुशी की बात यह है कि शहर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, और उसका प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। और उनकी जो कोऑर्डिनेटर के रूप में भूमिका है वो भी निश्चित रूप से बड़ी प्रतिभावान है। डॉक्टर सिद्धांशु राय, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर, आप ये बताइए कि जब मैं अभी एक गोष्ठी में गया तो बहुत से लोग बैठे थे, और वो कह रहे थे कि बताइए 2047 की बात हो रही है। थोड़ा सा ऐसे चलेंगे तो आप हमको क्लियर कर देंगे। 2047 की बात होगी, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। और वहाँ जो लोग बैठे थे बोले हम लोग तो कोई रहेंगे नहीं उस समय, और टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँची जा रही है, सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब क्या है। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे थे
कि अरे ये सब केवल खाना पूरी चल रही है, ये है। मैं केवल ये आपसे जानना चाहता हूँ, सीधा सीधा बड़ा कड़वा सवाल भी है, कि ये जो हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है, और जो लोग सोचते हैं उनके बारे में क्या आप कहना है? सर, आपका पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आज आपने आमंत्रित किया है जहाँ से कानपुर की पूरी जनता इस इशू पे के बारे में जान पाएगी। विजन कानपुर 2047, ये आज से सिर्फ 2 या 2.5 महीने पहले इस पे एक विचार विमर्श हुआ था। माननीय आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी के द्वारा उन्होंने मंडलायुक्त महोदय को बोला था कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले के प्राचीर से विजन 2047 के बारे में उन्होंने कहा, और मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कानपुर करे, तो उसको तुरंत ही मंडलायुक्त महोदय ने उसको एक्सेप्ट किया, और हम लोग मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के अंदर एक उसका स्टार्टिंग में जो एक इनिशियल वे में जो खाका होता है उस खाके को तैयार किया गया, और दिनांक 14 अक्टूबर को आदरणीय मुख्य सचिव महोदय जी का यहाँ पे आगमन हुआ, और उन्हीं के सामने इस विजन कानपुर 2047 की शुरुआत हुई। आज 14 तारीख है, और पूरे 2 महीने का एक अंतराल में हम लोगों ने 6 से 7 सेक्टर्स के साथ में बहुत ही वृहद रूप से हम लोगों ने विचार विमर्श संवाद कार्यक्रम को आयोजित किया। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये था क्या इसमें सच्चाई है या सच्चाई नहीं है, तो डाउट तो हर जगह होता है सर, कि जहाँ पे भी सरकारी तंत्र के बारे में लोग समझते हैं कि वहाँ पे वो लोग अपने ही तरीके से काम करना चाहते हैं, और समाज के लोगों को तो सिर्फ एक दिखावा होता है कि उनके साथ में वो लोग रह रहे हैं। बट क्योंकि मैं डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं हूँ, मैं विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो जब इस प्रारूप में मैं सम्मिलित हुआ तो मैंने देखा कि क्योंकि शुरुआती स्तर से ही मैं इन्वॉल्व था, मैंने देखा प्रशासन का हर तंत्र इस मसले पर, इस इशू पे बहुत ही गंभीर है, और जो जो भी वृहद रूप से जो मीटिंग्स हुई हैं, विचार विमर्श हुए हैं, उसमें प्रशासन के हर विभाग के मुखिया उसमें सम्मिलित हुए, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हों, केडीए के वीसी हों, नगर आयुक्त हों, पुलिस कमिश्नर हों, ज्वाइंट कमिश्नर हों, सभी लोगों का बराबरी की भागीदारी। हाँ, नो डाउट मंडलायुक्त महोदय की एक मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनकी अध्यक्षता में ही सब लोग कार्य कर रहे हैं। मैंने एक पॉइंट पे जो मैंने खास तौर पे मैंने खुद को रियलाइज किया, और मैं सामान्य पब्लिक को भी जो वहाँ पे उपस्थित होते थे उनके सामने भी मैं उस चीज़ को उजागर करता था कि देखिए, कोई भी मीटिंग हो रही है, वो मीटिंग संवाद कार्यक्रम 3 से 4 घंटे का हो रहा है, 3-3, 4-4 पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, और सभी अधिकारीगण 3 से 4 घंटे उनकी हर बातों को सुन रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जो अधिकारी चाहे मंडल स्तर का हो, जिला स्तर पर हो, 3 से 4 घंटे वो एक पर्सन की बातों को सुन रहे हैं, पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं। यहीं से एक सिंबॉलिक एक सिम्टम हम लोग को दिख जाता है कि वो लोग कितने गंभीर हैं। जब उन लोगों के सभी के विचार प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद जिला लेवल के अधिकारी और मंडल लेवल के अधिकारी अपने व्यूज उनके सामने रखते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर का एक फॉर्मेट भी बनाया है, जो वहाँ पे जितने लोग आते हैं उनसे वो फीडबैक लेते हैं, और साथ ही साथ एक वेब पोर्टल भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। 1.5 महीने हो गए हैं, और मैं आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के विचार और फीडबैक आए हैं। वो संख्या है लगभग 10,000 लोगों ने विजन कानपुर पे अपने व्यूज, क्योंकि मैं तो शिक्षक हूँ, मैं देखता हूँ कि जो युवा होते हैं आज, उनसे अगर कहा जाए कि कोई एक क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछने में भी उनको हिचकिचाहट होती है। ऐसे में 10,000 लोगों ने अपने व्यूज दिए हैं, और वो व्यूज हर सेक्टर के अलग अलग हैं। किसी ने पर्यटन पे दिया है, किसी ने शहरी विकास पे, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने व्यूज दे रहा है। इसका मतलब है कि
उन्होंने देखा कि प्रशासन तंत्र जब गंभीर है और वो किसके लिए सोच रहा है, कानपुर के निवासियों के लिए, तो आज हमारी भी ड्यूटी है कि हम उनको अपने विचार दें, क्योंकि मंडलायुक्त महोदय का एक शुरू से एक स्टेटमेंट रहा, मैं आपकी कल्पना के अनुसार आपका कानपुर बनाऊंगा। तो उसी वे पे, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और मुझको ये आशा है कि एक नव कानपुर का स्वरूप जो यहाँ के निवासी हैं उन्हीं की कल्पना के अनुसार बनेगा। लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा एक सवाल था जरा था कि लोगों का कहना है कि उस समय की टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट हो जाएगी, तब क्या होगा, कैसे क्या, ये जो मन में शंका उत्पन्न हो रही, इनका भी कोई जवाब है आपके पास? सर, टेक्नोलॉजी तो एक ऐसी चीज है जो एवरी 5 years 10 years में चेंज होती है। आज हमारा पूरा, इसीलिए उसको नाम दिया गया है विजन। जो विजनरी होता है सर, वो 1 साल के बाद का नहीं सोचता है। ठीक बात है। विजनरी आप चाहे अब्दुल कलाम जी का चाहे देखिए, उन्होंने 2020 विजन 2020 उन्होंने ईयर 2000 में ही दे दिया था। और आज हम लोग देख रहे हैं उसी के अनुसार हमारा स्वरूप, हमारे देश का स्वरूप बन रहा है। तो आज चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, हम ह्यूमन वैल्यूज की बात करें, हम किसी भी एरिया पे अगर हम बात करेंगे, तो सर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उसी चीज पे चलेंगे कि जो अभी हमको दिख नहीं रही है, बट हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। और पहली एक बात और जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग कर रहे हैं, वो सर सीधे जो आज करेंगे वो उठा के 2047 पे बैठालना नहीं है। हाँ, ये जरा आज हम, क्योंकि एक जगह मैं विचार विमर्श हो रहा था, वहां पे उन्होंने पॉइंट ये रेज किया कि सर जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसको पूरा उठा के हम लोग 1947 में रखेंगे? नो, ये उनकी इमेच्योरिटी है। मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। हम 25 सालों तक किसी सेक्टर्स में किस लेवल पे उसको इम्प्रूव करेंगे, तो 2047 मतलब आज से 25 वर्ष के बाद, अर्थात आजादी के 100 वर्ष, वो एक कह सकते हैं विकसित रूप में दिखाई देगा। विकसित रूप में भारत का विकसित रूप, हमारे प्रदेश का विकसित पार्ट, हम उसको वहां पे दिखाएंगे कि आज हमने अगर पर्यटन पे कोई पॉलिसीज बनाई, तो क्या पर्यटन की पॉलिसी एग्जीक्यूट 2047 में होंगी? नो। आज अगर हम भीतर गांव को डेवलप करने की सोच रहे हैं, तो अगले साल से ही उस पे वर्किंग शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारा मकसद सिर्फ लोगों को एक जो पंचलाइन होती है, तो ये 2047 एक पंचलाइन है, आजादी के 100 वर्ष पश्चात हमारा भारत। ठीक, एक बात बताइए सिद्धांत जी, जैसे कि आप लगातार मीटिंगें कर रहे हैं लोगों के प्रति, क्या विजन 2047 के प्रति लोगों में कोई जज्बा दिखता है, या जो ये 10,000 मात्र सुझाव आए हैं जहाँ की 50 लाख की आबादी हो, उसे आप क्या पर्याप्त मानते हैं, या अभी और जागरूकता की आप आवश्यकता समझते हैं? सर, नो डाउट सर, जागरूकता की आवश्यकता तो डेली बेसिस पे है, क्योंकि आज हम किसी चीज से प्रभावित होते हैं, हो सकता है कि कल हम उस चीज को छोड़ के किसी दूसरी चीज से प्रभावित हो जाएं। तो जो हमारा कैंपेन है, जो हमारा अवेयरनेस कैंपेन है सर, वो तो थ्रू आउट द ईयर चलता ही रहेगा, चाहे वो 2047 तक की बात करें। बट क्योंकि एक ड्राफ्ट प्लान बनाना था, ड्राफ्ट प्लान बनाने के लिए 2047 विजन कानपुर, किसी को इसके बारे में जानकारी थी ही नहीं। तो आज जब हम कोई चीज की जीरो से शुरुआत करते हैं, तो उस जीरो की शुरुआत को हम कह सकते हैं कि हमने पूरे शहर में उसको फैलाया, समाज के हर सेक्टर, व्यवसायी, उद्यमी, शिक्षक तक अपनी बात पहुंचाई। बात पहुंचाने का एक सर पॉइंट ये भी होता है, आज हमने किसी को कोई बात बताई, ये श्योर नहीं है कि वो उसी मोमेंट पे उससे प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित करने के लिए सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको एक ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। कौन आदमी कौन सी बात कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सामान पब्लिक कोई हम उसको कोई शब्द कोई अच्छा सा बोलना चाहते हैं कि मतलब उसके पास भी दिमाग है, कि वो ये जानती है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। तो
तो प्रभावित इतनी आसानी से लोग होते नहीं है, और उसको देखते हुए अगर हम लोगों ने 10,000 व्यूज पा लिए तो तो ये आप ऊपर भी मानते हैं। हम्म, चलिए, दूसरी चीज ये कि जब आप मीटिंगें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कानपुर का सबसे बड़ा थ्रस्ट क्या मानते हैं लोग? सबसे ज्यादा किस बात पर जोर दे रहे हैं? क्या चाहते हैं कि हमारा फिर से मैनचेस्टर बन जाए, औद्योगिक नगरी बन जाए, या फलाना हब बन जाए? आपके पास जो सुझाव आए हैं उनमें कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा थ्रस्ट किस बात पर है? सर सबसे ज्यादा जो लोगों के जो सुझाव आए हैं सर, जी वो शहरी विकास और यातायात प्रबंधन। जी जी। इसके साथ में जो पर्यटन का जो लोगों के अंदर थोड़ा सा उत्साह आया है, क्योंकि ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों के अंदर खुशी भर देते हैं। तो पर्यटन एक ऐसा शब्द है, यातायात एक ऐसा है जो लोगों में इरिटेशन लाता है। तो उसमें वो चाहते हैं, क्योंकि रोज कोई ना कोई आदमी शहर में निकलता है, रोड्स पे निकलता है, और जिन जिन कठिनाइयों से वो रूबरू होता है, सबसे पहले वो चाहता है कि उसी पे हमको सोल्यूशन मिले। क्या यातायात का कोई सोल्यूशन भी दिया गया है कि साहब आप ऐसा कर दे तो 2047 तक सही, तो हमें बड़ी राहत मिल जाएगी? क्या ऐसा कुछ सुझाव आया है? सर यातायात के लिए भी लोगों के सुझाव आए हैं। हाँ जी। और उस पे उन्होंने सिर्फ एक तरीके से जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, जी जी, उन्होंने कहा है कि ज्यादातर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सरकारी तंत्र होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पे बहुत जल्दी वो फोकस करते हैं, जबकि हमको चाहिए शॉर्ट टर्म, कि जब हम रोड पे निकले तो हमको वहाँ पे टेम्पो की अराजकता ना मिले, हमको वहाँ पे इंक्रोचमेंट ना मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यातायात से संबंधित हैं। तो उनका एक मोरलेस उनका जो इश्यू था कि हमको शॉर्ट टर्म प्लान दीजिए, शॉर्ट जो 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में वो चीज रिकवर हो। हम जब रोड पे चलें तो हम जिस खुशी से अपने घर से निकले हैं, जिस हैप्पीनेस के साथ में, वही हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में भी रहे। दूसरी चीज ये कि भी है कि सबसे ज्यादा थ्रस्ट इस बात पे रहा, पर्यटन पर रहा। हमारा आपसे लोग कानपुर की पहचान किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि एक समय था जबकि औद्योगिक नगरी थी भी, इसमें दो राय नहीं। फिर धीरे धीरे ये आया कि साहब यहाँ एजुकेशन हब हो रहा है, किसी ने कहा कि नहीं मेडिकल हब हो रहा है। लेकिन सच बात तो ये है कि हम वो गुणवत्ता ही नहीं दे पाए जिससे हम अपनी पहचान बना सकते। स्कूल कॉलेज तो हमने खोल दिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट तो खोल दिए, लेकिन अपनी पहचान, अपनी गुणवत्ता उस हिसाब से नहीं बना पाए कि कानपुर में लोग कहते चलो, या मेडिकल कॉलेजेस बन गए, नर्सिंग होम अच्छे बन गए, लेकिन वो पहचान नहीं दे पाए। कानपुर के बारे में जो हमारे कानपुर के लोग हैं, इसकी पहचान किस रूप में देखना चाहते हैं? सर जैसा कि लोग एक दूसरे के देखा देखी जो शब्द बोलते हैं, उसके अनुसार तो वो यही कहते हैं हमको कानपुर का पुराना स्वरूप चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगरी रहा है, हमको कानपुर को औद्योगिक नगरी के रूप में देखना है। ठीक, बट मैं उसके पीछे का उनका जो विजन, जो उनकी सोच को जो मैं समझता हूँ, उसके पीछे उनकी सोच है रोजगार। क्योंकि जो हमारा औद्योगिक नगरी होगा तो नो डाउट रोजगार वहां पे बढ़ेगा। और जो दूसरा मैंने उनका जो वो चाहते हैं कि हम कानपुर को एक जो बिठूर वाला एरिया या पर्यटन वाला एरिया, उसके रूप में अब वो चाहने लगे हैं। बट अभी तक हमारे पास वो प्लान नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम खुशी खुशी रहें, हमारे पास रोजगार हो, और हम जब अपनी फैमिली के साथ घूमें तो हमको प्लेजर फील हो। ठीक बात। अब इसी पे थोड़ा सा और हम आपसे डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि रोजगार के अवसर बढ़े, और वो चाहते पुराना वैभव बने वही औद्योगिक नगरी के रूप में। तो उस उद्योग को, किस उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं? उसमें उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? वो क्या चाहते हैं कि ऐसा हो जाए ताकि उद्योग भी बने, रोजगार के अवसर भी बढ़ जाए, और उद्योग में भी उनकी क्या क्या समस्याएं हैं प्रमुख रूप से, या वो किन उद्योगों को प्रेफर करते हैं? जैसे माना जाता है कि कानपुर में लेदर का सबसे अच्छा काम होता है, और यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर बना दिया जाए ताकि काम को
मेरा कहने का मतलब कि वो उद्योग जगत में भी किस चीज को प्राथमिकता देना चाहते हैं? देखिए, उद्योग जगत में यहाँ पे 2 उद्योग यहाँ के सबसे पॉपुलर हैं। एक वो चमड़ा उद्योग और दूसरा होजरी उद्योग। ठीक। दोनों में बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसके साथ मैंने मसाला उद्योग भी कानपुर में देखा है कि जिसमें काफी लोग, कल ही अभी 2-3 दिन पहले मेरी गोल्डी मसाले के जो एमडी हैं आकाश जी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था मैंने हजारों लेडीज को अपने गोल्डी उद्योग में लगा रखा है। ये वो लेडीज जो कि घर में बिल्कुल मतलब अलग थलग रहती थी, उनको मैंने वहां पे रोजगार दिया। मेरा एक सुझाव जो यहाँ के लोगों से है, क्योंकि कानपुर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत स्कोप है। आज जरूरत है जो हमारे बड़े बड़े जो उद्योग हैं, वो लोग अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशन से स्मॉल स्केल की कुछ यूनिट्स को अगर यहाँ पे लगाएं तो हम लोग को, क्योंकि लेबर सिटी कानपुर रहा ही है, यहाँ पे लेबर मिलना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके कर सकते हैं। लेकिन उद्योग जो उद्यमी है वो क्या चाहते हैं? उनको वो अपनी क्या प्रॉब्लम, उन्होंने भी तो कहा होगा कि साहब ये व्यवस्थाएं कर दी जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए 2047, उनके भी तो कुछ सुझाव आए होंगे, वो क्या चाहते हैं? उद्योग में जो उनके सुझाव कि जो हमारा उद्योग है वो तो कहीं कहीं पे ये कहते हैं कि हम इस उद्योग को बंद करके हम नोएडा निकल जाएंगे, हम यूपी के बाहर निकल जाएंगे। तो उनको जो आंतरिक सुविधाएं हैं, वो आंतरिक सुविधाओं में कि जो हमारे जो सरकारी तंत्र है, वो सरकारी तंत्र उनको थोड़ी सी लिबर्टीज दे, उनको उद्योग चलाने की जो सहूलियतें हैं उनका मेनली फोकस उस पे बहुत ज्यादा होता है। जबकि वहां पे इस पॉइंट को उठाया गया कि वो तो सहूलियतें जितनी एज पर द नॉर्म्स होंगी, वो तो नॉर्म्स, क्योंकि हम नियम को बदल नहीं सकते, बट नियम के साथ में हम सहूलियतें इस तरीके से जो आउटर जो हमारी सहूलियतें हैं, हम आपकी जगह तक बड़े बड़े व्हीकल्स को लाने की कोशिश कर सकते हैं, हम वहां तक की रोड्स को डेवलप कर सकते हैं। हम आप अगर यहाँ पे होटल्स बनाएंगे तो होटल्स के लिए जो टूरिज्म की पॉलिसीज हैं कि जिसमें कि हम टूरिज्म के प्रमोशन के लिए जो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करें। तो ऐसी गवर्नमेंट तंत्र से भी उनको ये सब चीजें बताई गई। और जिसका सबसे जो मेन है जो रोड्स, एक्सेसिबिलिटी, उद्योग में एक्सेसिबिलिटी एक मेन दिक्कत आ रही है लोगों को। तो अगर हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर ले जाएं, क्योंकि जो सरकारी तंत्र करेगा, इसी वजह से जो आप अपने उनसे कहा गया, आप सुझाव जो लिमिट में रह के दीजिए, जो हमारे कंट्रोल में हो, हमारे अधिकार क्षेत्र में हो, उन सब चीजों को हम यहाँ पे जरूर मुहैया कराएंगे। दूसरी चीज एक भी, क्या किसी उद्योगपति ने या उद्यमियों ने आईटी सेक्टर्स के लिए भी कोई अपना विचार दिया कि साहब बताइए, गुड़गांव देखे, नोएडा देखे, हमारे सब बच्चे वहाँ चले जाते हैं, पुणे चले जाते हैं, बंगलौर चले जाते हैं, और जबकि हमारे पास अपार जो है जमीनें भी हैं, सब कुछ है, क्यों ना हम आईटी सेक्टर्स को डेवलप करें? क्या इसके प्रति कोई रुझान आपको दिखाई दिया? क्या उद्योगपति चाहते हैं? हाँ, आईटी सेक्टर पे स्पेसिफिकली तो कोई ऐसे सुझाव नहीं आए, बट सुझाव मोर लेस उनके स्टार्टअप्स पे ज्यादा थे। स्टार्टअप कि स्टार्टअप की संभावना है, क्योंकि अभी स्टार्ट यूपी जो चल रहा है, जिसमें कि जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फैसिलिटेट मतलब करने का प्लानिंग है कि हम उनको उनके लिए कुछ सर्विसेज मुहैया कराएं, उन लोग को प्रमोट करें, और हमारे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनके मेंटोर्स के रूप में वर्क करें। तो ऐसे लोगों ने अपनी इच्छाएं जताई हैं कि सर हम मेंटोर्स के रूप में आगे आने को तैयार हैं। जो हमारे बहुत सारे उद्यमी जैसे आर के जलान साहब, बलराम नोगला जी और योगेश अग्रवाल जी, ऐसे विकास मल्होत्रा जो होटल इंडस्ट्री के, अभी यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि ताज होटल के साथ भी किसी का टाई अप हो रहा है हमारे होटल्स को। तो कानपुर अब नित्य नए डेवलपमेंट कर रहा है, बशर्ते कि जनरल पब्लिक को उसकी गंभीरता के बारे में मालूम चले और वो उसको एक्सेप्ट करे कि जो लोग भी बिजनेसमैन आगे आ रहे हैं उनको वो अच्छी नजरों से देखे, क्योंकि वही बिजनेसमैन
उनके शहर को बढ़ाएगा और उनको भी रोजगार प्रदान कर सकेगा। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखें। आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विजन कानपुर 2047 की और हमारे साथ है कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सिद्धांत राय। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पर्यटन की चर्चा होती है, पर्यटन पर ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, क्या कारण है कि क्या आपको नहीं लगता है कि बिठूर में जहाँ पर सीता रही हो, जहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम है, कहा जाता है वहाँ पर सीता की रसोई है, अगर उसको डेवलप कर दिया जाए, उसको आस्था से, जो क्योंकि हमारे यहाँ लोग आस्था श्रद्धा उस पर बहुत विश्वास करते हैं, अध्यात्म, अगर उसको एक तरीके से विकसित कर दिया जाए, क्या ऐसा सुझाव आया है जिससे कि एकदम झुकाव कानपुर की ओर हो जाएगा? हालांकि उसके लिए बिठूर में आपको काम भी करना पड़ेगा और एक बार बिठूर में पर्यटन के विकास की बातचीत भी हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने 20 लाख की योजना लेकर के आए थे और उन्होंने बाकायदे ब्रह्मकुटी जहाँ पर बोलते हैं वहाँ पर जाकर के बाकायदे पूजन भी किया था और सुबह सुबह कार्यक्रम हुआ था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। क्या जब हम भीतर गांव की बात कर रहे हैं, नवी खेड़ा की बात कर रहे हैं, नजफगढ़ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग माँ सीता की बात क्यों नहीं करते हैं? क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? सर इस पे बहुत डिस्कशन हुआ है और बिठूर ही हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो कानपुर को एक नई पहचान दिला सकता है। जो आपने कहा बिठूर का सिग्निफिकेंस वो तो सभी को पता है, बस बशर्ते कि एक ऐसा विकास का एक खाका, एक उसका पॉलिसी एक ऐसी तैयार हो जाए जो कि कानपुर के लिए एक मील का पत्थर हो। अभी टूरिज्म डेवलपमेंट प्रमोशन कमेटी भी लास्ट ईयर यहाँ पे डॉक्टर राजशेखर साहब ने ही बनाई है और फॉर्चुनेटली मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ उसका भी। तो उस पे हम लोगों ने एक पूरा एक एक्टिविटी कैलेंडर बना रहे हैं कि टूरिज्म को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने बिठूर वाली बात करी तो बिठूर को तो उसका एक मुख्य आकर्षण है ही, बट साथ ही साथ जब तक हम वैरायटीज नहीं देंगे तब तक हम किसी भी शहर में टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते। बिठूर के साथ सिर्फ एक दिक्कत है कि एक्सेसिबिलिटी, जो मैंने अभी इंडस्ट्रीज के साथ में आपके बात बताई थी, वही चीज बिठूर के साथ में हमारे पास हिस्ट्री है बट हमारे पास थोड़ी सी वहां तक रोड्स एक्सेसिबिलिटी उसी को तो बढ़ाने, कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की बढ़ाने की जरूरत है, हॉस्पिटलिटी की बढ़ाने की जरूरत है, ये सब निश्चित रूप से, और लोकलाइज्ड बिहेवियर। तो अब बता, हम विश्वास करें कि इस दिशा में भी एक प्रारूप तैयार हो रहा, प्रोजेक्ट तैयार हो रहा, इस पे भी, और आपके सामने ये 2 महीने के अंदर इसका एक प्रारूप आ जाएगा। क्या ये भी नहीं बात चलेगी, रामायण सर्किट से आपने चित्रकूट तक को जोड़ लिया, आप बहुत दूर तक चले गए, क्यों नहीं रामायण सर्किट से जोड़ दिया जाए बिठूर को? क्या वो नहीं पड़ता उस क्षेत्र में? नहीं, रामायण सर्किट से सर बिठूर जोड़ने का एक अच्छा एक पॉलिसी तो है, बट अभी पहले हम लोग, क्योंकि चित्रकूट और ये सब ऑलरेडी एक टूरिस्ट प्लेस है, ठीक बात, अभी हम लोग वो टूरिस्ट प्लेस में इंक्लूड हो नहीं पाए हैं, ठीक बात, तो पहले अपने घर को हम लोग थोड़ा सा ठीक कर लें, जो पॉलिसीज बन रही हैं उससे नो डाउट एक 6 महीने के अंदर कानपुर का एक नया स्वरूप दिखेगा, एक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में कानपुर डेवलप होगा। चलिए, हेल्थ के बारे में लोगों की क्या डिमांड है, क्या सुझाव है हेल्थ के बारे में? सर हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है और क्योंकि कानपुर हेल्थ का एक हब बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की अच्छी एक चेन है, हॉस्पिटल्स की भी चेन है, बशर्ते जो अभी हमारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उनको थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत पड़ी हुई, ये लोगों ने सुझाव दिए हैं कि जो हमारा, चाहे वो लाला लाजपत राय हैलेट हो, उर्सला हो, उस पे अभी डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो नो डाउट हम कानपुर को एक मेडिकल हब बना सकते हैं। एम्स की भी बात आई है सर? एम्स की तो अभी बात नहीं आई। नंबर, अगर एजुकेशन सेक्टर की बात हम आपसे करें तो एजुकेशन सेक्टर में लोग क्या चाहते हैं? सर एजुकेशन सेक्टर में तो कोटा के बाद देखा जाए तो अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो सेकंड नंबर पे हमारा कानपुर ही है। कोचिंग मंडी में है, अगर ये एक कोचिंग, क्योंकि वो भी इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर देखा जाए तो बाहर का कितना
बच्चा हमारे साथ में है या जिसको कि हम यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो कोचिंग का मतलब हमको सिर्फ निगेटिव में नहीं लेना है, हमको हर एक इशू में पॉजिटिविटी देखनी है। ठीक बात है। खास तौर पे फिर जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारी स्टडीज हैं, चाहे वो CSJMU का हमारा विश्वविद्यालय हो, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे ब्रांड हैं जो कानपुर को विश्व में पहचान दिलवा रहे हैं, जिसमें IIT HBTI भी एक समय पे टॉप 10 इंस्टीट्यूशन में था, आज भी वो अपनी पहचान को बनाए हुए है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने अपनी पहचान को बढ़ाया है। तो क्योंकि हम लोग जिस एरिया में हैं, हमारे पास सब चीज है, सिर्फ जरूरत है एक विजन, एक प्लान और फिर उसकी मार्केटिंग। तो मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? कोई विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाए 2047 तक, ऐसा कोई डिमांड भी आई एजुकेशन में? ये एजुकेशन ही इस दिशा में बड़ा उदासीन दिखाई दे रहा है। कानपुर यूनिवर्सिटी को काफी लोग सर चाहते हैं कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट हो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे कोर्सेज हैं, काफी उसके पास स्पेस है। हाँ, लेकिन जमीन नहीं है उतनी। बट हाँ, अभी वो उस लेवल पर, मगर तभी लोग चाह रहे हैं कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हो। तो आपने हेल्थ की बात कर दी, पर्याप्त सुविधाएं हो जाए, बहुत अच्छा। अब मैं एक आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने विभिन्न प्रकार के लोगों से बातचीत की, ये महिलाएं क्या चाहती है, कानपुर को किस रूप में देखना चाहती? सर, महिलाओं का परसेंटेज अभी जो हम लोग ने जितने भी विचार विमर्श किए, तो उसमें थोड़ा कम रहा है, क्योंकि महिलाएं अभी घर तक सीमित ज्यादा है। क्योंकि मैंने बिजनेस महिलाओं को आमंत्रित किया, तो उसमें हार्डली जो परसेंटेज जो रहा वो नॉट मोर देन 25%। अच्छा। तो अगर हमने पूरा 75% हमारे मेल थे, तो 25% फीमेल्स थे। जो हम लोग चाह रहे हैं कि वो 40-50% तक पहुंचे, क्योंकि महिलाओं के लिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, बशर्ते कि वो आगे निकल के तो आए। आज जो लोग भी हैं वो उनको तभी कुछ दे पाएंगे जब पहला कदम वो भी बढ़ाएं। तो पहला कदम बढ़ा दें, उसके बाद तो हम उनके कदम अपने। लेकिन आप उनके कदम को आगे बढ़ाने के लिए आपने भी तो अभी कोई प्रयास नहीं किया। आपने इंडस्ट्री हेल्थ के इंडस्ट्रीज के बुला लिया, उसमें 25 महिलाएं गई, लेकिन अभी आप देखिए कितने सेक्टर्स बाकी हैं। एजुकेशन में देखिए, यहाँ पर एक से एक महिलाओं के डिग्री कॉलेजेस हैं, महिलाएं पढ़ा रही हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर्स में अगर आप देखें, अगर आप इसी प्रकार से दूसरे सेक्टर्स में और देख लें, सर्विस क्लास में देख लें, हमारे यहाँ लॉ में देख लें, कोर्ट्स में देख लें, तो महिलाओं की अगर आपने एक सेशन 4 सेक्टर्स को बांट करके किया हो या आप करें, तो शायद आपको लाभ मिल जाए। नहीं, महिलाओं के लिए सेक्टर इंडिविजुअली रखे गए थे और महिलाओं ने उसमें प्रॉपर भागीदारी करी। हम लोग का जब बिजनेस सेक्टर हुआ, तो उसमें 3 अगर पैनल थे, तो एक पैनल पूरा महिलाओं का था। हम लोग का आर्ट एंड कल्चर का हुआ, टूरिज्म का हुआ, तो उसमें एक में पूरी महिलाओं का भागीदारी रही। हमारा कहने का मतलब है महिलाओं की भागीदारी, जो मैंने 25-30% बोला कि 1/3 है, वो बस हम लोग अपनी तरफ से भी चाह रहे हैं कि वो एटलीस्ट 40 से 50% तक पहुंचे। लेकिन उस क्षेत्र में भी जागरूकता जरूरत है। उसमें जागरूकता की जरूरत है, उसके लिए आप जिसके लिए हम लोगों ने सामाजिक संगठनों के साथ भी एक सेक्टर हम लोग ने सामाजिक संगठनों के साथ में अगर आप महिलाओं के कॉलेजेस में जाएं, डिग्री कॉलेजेस में जाएं, वहां से रखे, शायद हमारा ख्याल है आपका विचार अच्छा है। अगर आप जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। फिर आप तो यूनिवर्सिटी में ज्यादा जानते हैं मुझसे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उस सेक्टर्स को ले। दूसरी चीज हमको ये भी जरा थोड़ा सा बताइए कि युवाओं की क्या रुचि है, युवा क्या चाहते हैं, ये विजन 2047 में युवाओं की क्या इच्छा है? क्या आपके जो सेमिनार्स हुए, जैसे आप कह रहे 25% मात्र आते हैं, महिलाएं आती है, तो अगर मैं पूछूं युवाओं का क्या प्रतिशत है, या युवाएं जो आपके 10,000 लोग हैं उनमें कितना परसेंट हो, और युवा क्या चाहता है? सर, युवाओं के अंदर बहुत जोश है जी, क्योंकि जो मैंने देखा कि जो हम लोग के व्यूज आ रहे हैं उसमें ज्यादातर युवाओं के ही हैं। मैंने अभी एक युवाओं के लिए ही खास तौर पे एक विजन कानपुर पे ई पत्रिका की शुरुआत हो रही है जी। उस ई पत्रिका में हम लोगों ने महिलाओं, युवाओं, इन लोग के लिए एक विशेष कॉलम भी
रखे हैं, जहां पे ये लोग अपने बारे में जो इनको नॉलेज है और जो इनका विजन है उसको ये लोग वहां पे प्रकाशित करवा सकते हैं, जो संभवतः न्यू ईयर में प्रकाशित होगी। और उसमें मैंने युवाओं को तरजीह देते हुए उनको संपादक मंडल में भी रखा है कि कहीं उनको ये ना हो कि जो हमारे ओल्ड एजेड लोग हैं या बहुत ज्यादा रिनाउंड लोग हैं वही इसके संपादक बनते हैं। तो मैंने संपादक और सह संपादकों में इन युवाओं को उसमें शुमार किया है, जो अपने कोई एक स्ट्रीट लाइक प्ले करता है, तो कोई वहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंसर है, उन लोगों को उसमें रखा गया है जिससे कि सभी का वहाँ पे प्रतिनिधित्व हो। और मैं आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपने कोई भी लेख, आर्टिकल्स, रचनाएं अगर विजन कानपुर की ई पत्रिका में देना चाहते हैं तो वो 25 दिसंबर तक आप लोग visionknp@gmail.com पे आप लोग भेज सकते हैं। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, जरा थोड़ा सा हो रहेगा। हम केवल ये जानना चाह रहे हैं युवा चाहता क्या है 2047 के। ये तो आपने बताया कि जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, जो आर्ट से जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में है। मेरा कहना है कि जो यहाँ का युवा है वो कानपुर को किस रूप में देखना चाहता है? सर, युवाओं के अंदर जो एक नजरिया है जी, वो नजरिया जो मैंने आपको पहले बताया सर, रोजगार, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं उसी ओर ही आकर्षित होते हैं। जो मैंने बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप और खास तौर पे जो ये उद्योगों की अगर थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए तो इन युवाओं के लिए एक स्वर्णिम भविष्य तैयार हो जाए। और उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ये भी है कि मैं कानपुर में कुछ नहीं करूंगा, मैं कानपुर से बाहर जाऊंगा। तो मैं उन लोगों को यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग विजन के अंदर कानपुर में ही आपको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन में भी यही चीज हो रही है कि इंटर के बाद बच्चा कानपुर के बाहर जाना चाहता है। तो उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार हम आपको कानपुर में ही प्रोवाइड कराएं। यही हमारी अभिलाषा है कि हम इस तरीके का माहौल हम पैदा करें जिससे हम यहाँ के लोगों को माइग्रेन ना होने दें। तो क्या मैं मानूं कि युवा ये चाहता है कि इंटर के बाद उन्हें यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्योंकि वो नहीं मिल पा रही है जी। इसमें तो दो राय नहीं है, चाहे हमारे डिग्री कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, क्षमा करिएगा कुछ को छोड़ करके, आप बात की बात होती है, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। तो युवा चाहते ये है कि एजुकेशन जो है गुणवत्ता वाली हो, नंबर 1, और नंबर 2 वो रोजगार कैसा चाहते हैं। क्या उन्होंने ये भी कोई सुझाव दिया है कि यहाँ पर इस तरीके की इंडस्ट्री लगा दी जाए, हैवी इंडस्ट्रीज लगा दी जाए, स्मॉल को उतना न दिया जाए, क्या चाहते हैं वो? सर, उस लोग का जो मेनली है कि अभी जैसे हम लोग ने, मैं आपको बताऊं कि जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, कानपुर यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि मैं वहीं का हूँ, ठीक है, मैंने देखा कि अभी हम लोगों ने कुछ नए वहाँ पे इनोवेशन किए। अभी वहाँ पे हम लोग ने इनोवेशन फाउंडेशन करके एक वहाँ पे, जिसमें कि हम इंक्यूबेटर्स को वहाँ पे आमंत्रित कर रहे हैं और उनको हम लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग अपना कोई कार्य शुरू कर सकते हैं जिसमें कि विश्वविद्यालय आपको सपोर्ट करेगा। ठीक बात। इनोवेशन फाउंडेशन के साथ साथ स्टार्टअप्स, जो अभी आईआईटी के साथ में हम लोगों ने एक टाइप किया है, हम लोग ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, कि जहाँ पे हम इन युवाओं को जो क्रिएटिव हैं उन लोगों को हम क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी पूरी उन लोग को जानकारी देने के बाद उनको अपने साथ में जोड़ रहे हैं। ठीक बात है। अभी पिछले वर्ष भी हम लोगों ने बात करी थी कि हम लोग आत्मनिर्भर कानपुर कैसे बनाएं, तो उसको अभी वो थोड़ा सा उस पर रुका हुआ है, बट हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं कि हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को हम प्रमोट एक, वो आपकी जो नीलम बीसी थी, उन्होंने ये पहल की थी, उनके चले जाने के बाद फिर रुक गई जरा, वो रुक गई है, मगर क्योंकि उसके पहले मैंने उस पर एक पौधारोपण किया था। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको फिर से मैं उसको जिंदा करूँ। और चलिए, आपसे अब आखिरी सवाल, और बाकी आप अपनाएंगे समय समय पर आपसे। हमें एक बताइए कि इस शहर को समय समय पर सपना दिखाया गया, हम सिंगापुर बना देंगे, हम बंगलौर बना देंगे, हम जो है नहीं होगा तो कम से कम पूरा बना देंगे, मुंबई बना देंगे। क्या लोगों ने अपने सुझाव में ऐसा भी कुछ दिया है कि भाई हमारा शहर तो ऐसा होना चाहिए?
क्या ऐसे कोई सुझाव है? सर ये तो व्यूज लोगों के आते हैं कि आप लोगों ने समय समय पर सपने दिखाए, जी, बट वहाँ पे उन लोग को यही चीज बताई जा रही है कि ये कानपुर आपका अपना ओरिजिनल है। अगर आप इसको अपने ओरिजिनल कानपुर के रूप में देखना चाहते हैं तो हमको आप सहयोग करिए और हम आपको आपका कानपुर दिखाएंगे, क्योंकि सपने आप जो इस तरीके से देखते हैं वो सपने अलग होते हैं, बट जो सपने सच होते हैं वो सच्चाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी। निश्चित रूप से हम आपको समय समय पर आमंत्रित भी करेंगे और हम भी कानपुर के साथ हैं। कानपुर का विकास हो, जेएमडी भी चाहता है और उसका भी एक विजन अच्छा हो, तो ऐसे अवसर पर हम आपसे ये भी अपेक्षा करेंगे कि अगर जब भी हमारे इस मीडिया मंच की जरूरत हो आप मुझे बताइए, आमंत्रित कीजिए। कानपुर के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं और विजन के लिए देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।